नमस्कार। आज मैं पुनः ऑनलाइन क्लास में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज सेकंड आज सेकंड नहीं सॉरी आज फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है। और आज हम देखेंगे वैदिक काल की शिक्षा। तो वैदिक काल की शिक्षा या एजुकेशन इन वैदिक पीरियड कब से कब तक माना जाता है? ये 2500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, जब तक कि गौतम बुद्ध जब तक नहीं आए बौद्ध धर्म लेकर, तब तक माना जाता है किसका? एजुकेशन। अरे वैदिक पीरियड का टाइम। तो वैदिक पीरियड में जिसे हम वैदिक सभ्यता भी मानते हैं, तो वैदिक सभ्यता में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की थी, कैसी थी, इस पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे और विस्तार में। इस पर आपसे मैं पहले भी कई बार थोड़ा बड़ा चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इस पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। तो इस पर कैसे चर्चा करनी है, देखिए। पहले तो आप जान लीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, वैदिक एजुकेशन का। अर्थात इसका कहने का मतलब ही है कि जो शिक्षा वेदों पर आधारित हो वही वैदिक एजुकेशन है। और यह किस काल में? वैदिक काल में, अर्थात जब शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु वेद माने जाते थे। वेद में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ये जो वेद थे, इन वेदों को जब शिक्षा का केंद्र माना गया, तो उस पीरियड की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसी को हम लोगों ने क्या कहा? वैदिक सभ्यता की शिक्षा व्यवस्था या एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। इसका टाइम आप जानते हैं, हमने जैसा कि बताया 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या 2500 बीसी से 500 बीसी तक, ये इसका काल रहा। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं रही। तो मूल रूप से विशेषताएं ही यहाँ डिस्कस करनी है, क्योंकि विशेषताओं में ही सब कुछ इंक्लूड है, उनके उद्देश्य भी इसी में इंक्लूड है। और बाकी इनका वर्तमान में शिक्षा में क्या है वो रोल मैं अंतिम में डिस्कस कर दूंगा। तो आज हम देखते हैं कि इनके शिक्षा व्यवस्था में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनके लक्षण क्या है वैदिक एजुकेशन की शिक्षा में। वैदिक एजुकेशन का या वैदिक सभ्यता में दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला था शिक्षा प्रणाली। देखिए, जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी वो दो भागों में डिवाइड थी। वैदिक शिक्षा प्रणाली कितने भागों में डिवाइड थी? दो भागों में। ये एक था प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा, और एक था हायर एजुकेशन। तो प्राथमिक शिक्षा, यहाँ पे विद्यारंभ संस्कार, प्राइमरी एजुकेशन के लिए विद्यारंभ संस्कार कराए जाते थे। अर्थात 5 वर्ष की अवस्था में ये कराया जाता था। बच्चा जब हो जाता था तो ये विद्यारंभ संस्कार होता था और गुरु के समक्ष इसको क्या कराया जाता था? शिक्षा के लिए भेजा जाता था। तो ये विद्यारंभ संस्कार कहलाता था। प्राइमरी एजुकेशन में ये संस्कार होता था। और ये प्राइमरी एजुकेशन क्या था कि मैंने बताया कि ये वहीं गुरु शिष्य हैं, वहाँ जैसे जाते थे वहीं गुरु के पास रहते थे, या गुरु के पास ले जाया जाता था, वहीं कुछ सीखते थे, पढ़ते थे। वहाँ पे इनको थोड़ा हल्का फुल्का जो जो छोटे या लो स्तर का वो था ज्ञान, उनको दिया जाता था। लेकिन जैसे वो उच्च शिक्षा में प्रवेश करते थे तो उच्च शिक्षा में उपनयन संस्कार किया जाता है। तो ये उपनयन संस्कार और ये विद्यारंभ संस्कार दोनों अलग हैं। उपनयन संस्कार के लिए जो आयु निर्धारित है वो उपनयन संस्कार के लिए 8, 11 और 12, ये 3 आयु है 3 वर्णों के बच्चों के लिए। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। तो देखिए, तो यहाँ शिक्षा प्रणाली कितने भागों में डिवाइड थी? 2 भागों में, एक प्राथमिक शिक्षा और एक हायर एजुकेशन। तो प्राथमिक शिक्षा में विद्यारंभ संस्कार के थ्रू बच्चे 5 वर्ष की अवस्था में जाते थे। कहाँ?
आश्रमों में जाते थे, ऋषियों के पास जाते थे, मंदिरों में जाते थे, सरायों में जाते थे, जैसे जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की गई होती थी वहाँ पे वो जाकर के विद्या ग्रहण करते थे। वैसे हायर एजुकेशन में उपनयन संस्कार किया जाता था, जिसे हम जनेऊ कहते हैं। जब बच्चा जानकार हो जाता था तो क्या होता था, इसका जनेऊ कराया जाता था। और ये ब्राह्मणों के बच्चों के लिए 8 साल, क्षत्रियों के लिए 11 साल और वैश्यों के बच्चों के लिए 12 साल, जबकि शूद्रों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो ये इस प्रकार से उपनयन संस्कार के बाद क्या होता था, ये उच्च शिक्षा में प्रवेश करते थे, हायर एजुकेशन में, अर्थात वो वेदों का अध्ययन करते थे। तो वेदों के अध्ययन पर यहाँ की सिस्टम प्रणाली चलती थी। तो ये शिक्षा व्यवस्था किस पर आधारित थी, वेदों पर आधारित थी, अर्थात ये 2 भागों में डिवाइड थी, प्राथमिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन। शिक्षण संस्थाएं, अभी हमने चर्चा करी कि शिक्षण संस्थाएं क्या क्या थी। शिक्षण संस्थाएं सबसे पहले ऋषि आश्रम थे, ऋषियों के आश्रम थे, ये पहले नंबर पे थे। दूसरे नंबर पर मंदिर हुआ करते थे, तीसरे नंबर पर सराय हुआ करते थे, चौथे नंबर पर कोई सामाजिक स्थल हुआ करता था। तो ये क्या थे, शिक्षण संस्थाएं। जो शिक्षण संस्थाएं थी, शिक्षण संस्थाएं क्या थी, ये शिक्षण संस्थाएं जिस राज्य में स्थापित होती थी वो राजा पर आश्रित होती थी। वो किस पर आश्रित होती थी, राजा पर, अर्थात राजा इन संस्थाओं को भरण पोषण करता था। अर्थात जो अध्यापक इसमें पढ़ाते थे वो पूर्णतः किस पर, राजा पर डिपेंड होते थे। राजा इनको अपने राजकोष से वेतन भत्ता जो भी देता था वो उसी पर निर्भर करते थे और बच्चों को शिक्षा देते थे। इन स्थानों पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। और जो कुछ राज्य कुल या कुलीन वर्ग के होते थे उनके घर में भी जाकर के ऋषि या जो गुरु होते थे वो शिक्षा की व्यवस्था करते थे। तो इस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं की चर्चा यहाँ पे इस टाइप से होती है। ऋषि आश्रम हुआ करते थे, मंदिर, सराय और सामाजिक स्थल हुआ करते थे। अब पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए, पाठ्यक्रम पे अभी हमने चर्चा करी कि जो पाठ्यक्रम होता था वो पाठ्यक्रम किस पर निर्भर था, पाठ्यक्रम पूर्णतः वेदों पर आधारित था। किस पर आधारित था, वेदों पर। और वेद कितने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद। ये तो ये 4 वेद हैं, इन वेदों पर आधारित होता था। तो इनमें क्या था, जो इनमें जैसे जो ऋग्वेद है ये 2 भागों में डिवाइड था, ऋग वैदिक काल और आधुनिक वैदिक काल, आधुनिक ऋग वैदिक काल। तो इसमें क्या थे, ये प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए इसमें मंत्रों का उच्चारण दिया गया था। और इस सब पूरे के पूरे वेद किसमें थे, संस्कृत में लिखे गए थे। उसी तरह यजुर्वेद, सामवेद, जो सामवेद था उसमें जितने भी थे, जितने भी मूल मंत्र थे उनको गा के समझाया पढ़ाया जाता था। उसी तरह जो लास्ट में अथर्ववेद, उसमें क्या है, कुछ जादू टोना ऐसे कुछ चीज़ों का जो आधुनिक शिक्षा के वो माने जाते हैं। तो ये पाठ्यक्रम जो था वेदों पर आधारित था। और इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही गुरु की सेवा सर्वोपरि थी। इसी पाठ्यक्रम के अंदर ही गुरु सेवा सर्वोपरि थी, अर्थात आश्रम में आप जाइए, गुरु की सेवा कीजिए। और वो गुरु की सेवा जब करेंगे आप तो गुरु उससे प्रसन्न होकर के क्या करता था, बच्चों को शिक्षा देता था और उन्हें धन्य करता था। तो ये इस प्रकार से कुछ इनके पाठ्यक्रम थे और ये इनके क्या थे, शिक्षण संस्थाएं थी। अब हम देखते हैं इनका परीक्षा व्यवस्था। देखिए, परीक्षाएं जो थी, जो छोटे स्तर पर होती थी, छोटे स्तर पर तो किसी परीक्षा का ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया जाता था, लेकिन उच्च शिक्षा पर शास्त्रार्थ किए जाते थे।
शास्त्रार्थ होता था, अर्थात शास्त्रार्थ होता था, वाद विवाद होता था, और उसके बाद तब उन्हें क्या होता था, तब उन्हें एक उपाधि दी जाती थी, और उस उपाधि पर हम ये चर्चा करेंगे कि क्या उनसे उपाधि दी जाती थी। तो यहाँ परीक्षा के बदले क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था। यदि वो धनुर्विद्या में, यदि वो किसी शस्त्र विद्या में पारंगत है तो उसका परीक्षण होता था। यदि वो किसी पढ़ने के उसमें है तो क्या होता था, वो शास्त्रार्थ, वाद विवाद, और इस प्रकार से क्या होता था, वहाँ पे ये मुख्य रूप से शास्त्रार्थ और वाद विवाद के माध्यम से परीक्षाएं ली जाती थी, और वहीं उनके कसौटी का मूल होता था। उसके बाद अनुशासन पे बात करते हैं। अनुशासन कैसा था, जैसा कि मैंने बताया कि वैदिक काल की शिक्षा में गुरु सर्वोपरि था, अर्थात गुरु की जबान पत्थर की लकीर होती थी। गुरु जो कह देता था वही मान्य होता था। यदि कोई शिष्य गुरु की बात नहीं मानता था तो गुरु उसे दंड स्वरूप एक दिन उससे बात नहीं करता था, या उसे शिष्य को, या वो शिष्य से बात नहीं गुरु करता था, और शिष्य को किसी एक टाइम का सिर्फ खाना दिया जाता था, या तो वो भी नहीं दिया जाता था, पानी पी करके वो रखा जाता था उसको। तो इस प्रकार के अनुशासन बनाए गए थे कहाँ, आश्रमों में, और इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था चलती रहती थी। स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा की यहाँ व्यवस्था देखने को मिलती है। अपाला, घोषा और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो कि बड़े विद्वान हुई। तो स्त्री शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर पर्सनली जैसे सारे सभी वर्ग के लड़कियों को पढ़ने की सुविधा नहीं थी, लेकिन जो कुलीन वर्गों की बच्चियां थीं या जो लड़कियां थीं वो पढ़ने की उनको छूट थी, अर्थात उनके घर वाले उनको घर में ही अध्यापक को बुला करके या गुरु को बुला करके उनको प्रशिक्षित करवाते थे, शिक्षा दिलवाते थे। तो इस प्रकार से स्त्री शिक्षा पर भी क्या था, विशेष जोर दिया गया था इसमें, किसमें, वैदिक शिक्षा में। गुरु शिष्य संबंध, इस काल में गुरु शिष्य संबंध बड़े मधुर होते थे, अर्थात गुरु क्या करता था, आश्रम में बच्चों को अपने पढ़ाता था, और बच्चे उसके परिणाम स्वरूप क्या करते थे, गुरु की सेवा करते थे, उनके लिए लकड़ियां बीन के ले आते थे, उनके लिए गायों का सेवा करते थे, दूध निकालते थे, गुरु को प्रसन्न कर रखते थे, जिससे कि गुरु प्रसन्न होकर के उनको शिक्षा दे। तो यहाँ पे एक गुरु शिष्य का जो संबंध था बड़ा मधुर था, और गुरु एक अनुशासक भी होता था। मैंने जैसा बताया कि गुरु की जबान पत्थर की लकीर होती थी, गुरु जो कह देता था वही सर्वोपरि होता था, अर्थात शिष्यों को मानना आवश्यक होता था। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं हैं वहाँ की शिक्षण प्रणाली पर, शिक्षण संस्थाओं पर, पाठ्यक्रम पर, परीक्षाओं पे, अनुशासन, स्त्री शिक्षा और गुरु शिष्य संबंध पे। अब हम इधर आते हैं, देखते हैं कि जो प्राइमरी शिक्षा थी, वो प्राइमरी शिक्षा में प्रवेश हमने बताया कि 5 वर्ष की अवस्था में होता था। पाठ्यक्रम होता था क्या, ये वेदों पर आधारित ही कुछ जो सरल सरल जो वेदों के जो होते थे, सूत्र होते थे, या सूक्ति होती थी, या मंत्र होते थे, वो प्राथमिक एजुकेशन में वो उनके पाठ्यक्रम में था। अगर वो वही, हालांकि यहाँ स्पेशल कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था, लेकिन वही चीजें इनको रटाई जाती थी। और शिक्षण विधि क्या होती थी, वाद विवाद होती थी, और क्या होता था, यहाँ पे बच्चा प्रश्नोत्तर विधि से पूछता था, और क्या था, जो समझ में ना आए वो चीज़ें। तो शिक्षण विधियों में क्या था, यहाँ गुरु आधारित शिक्षण विधि थी, मतलब गुरु केंद्रित शिक्षण विधियाँ जितनी भी हैं वो इन पे हावी थी। शिक्षण संस्थाएं मैंने अभी चर्चा की, परीक्षाएं भी, और उपाधियाँ, तो उपाधियों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो उच्च शिक्षा लेते थे लोग, तो उच्च शिक्षा में हम बताएं कि 3 वर्गों को ही शिक्षा लेने की व्यवस्था थी, चौथे वर्ग को शिक्षा लेने की व्यवस्था नहीं थी। मतलब ये जो ब्राह्मण थे वो 8 वर्ष की अवस्था में गुरु आश्रम में चले जाते थे, और जो क्षत्रिय थे वो 11, और जो वैश्य थे वो 12 वर्ष की अवस्था में कहाँ चले जाते थे, आश्रमों में चले जाते थे, वहाँ शिक्षा लेते थे। लेकिन शूद्रों को शिक्षा लेने की व्यवस्थाएं
नहीं थी। और वहां से अब क्या किया गया कि उपाधियां, अब जब ये शिक्षा लेके निकलते थे ये 12 वर्ष की अवस्था में, तो अगर 12 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने आश्रम छोड़ दिया तो वो स्नातक कहलाते थे, ये उनको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। लेकिन यदि वो 12 वर्ष की बजाय 24 वर्ष की अवस्था में जब निकलते थे तो उन्हें क्या कहा जाता था, वसु कहा जाता था। और यदि वो 36 वर्ष की अवस्था में निकलते थे आश्रम से तो उन्हें रुद्र कहा जाता था। और यदि वो 48 वर्ष की अवस्था में निकलते थे तो उन्हें हम क्या कहते थे, उन्हें हम आदित्य कहते थे। एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे एक वेद का अध्ययन, यहाँ पे 2 वेद का अध्ययन, यहाँ पे 3 वेद का अध्ययन और यहाँ पे 4 वेदों का अध्ययन जो करते थे, तो अर्थात जो 4 वेदों का अध्ययन कर लेता था उसे आदित्य, जो 3 वेदों का अध्ययन करता था उसे रुद्र, जो 2 वेदों का अध्ययन करता था उसे वसु, और जो 1 वेद का सिर्फ अध्ययन कर पाता था उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी। ये उपाधि नहीं थी लेकिन फिर भी। और एक चीज यहाँ आपसे पूछा जाता है, कॉन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह, तो यहाँ पे शास्त्रार्थ होता था। यहाँ पे दीक्षांत समारोह के उसमें, जैसे आज के जो आधुनिक टाइम में दीक्षांत समारोह होता है, वहाँ पे क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था। विद्वान वहाँ जुटते थे और उस विद्वानों की सभा में आपके समक्ष प्रश्न पूछे जाते थे और आप उसका उत्तर देते थे। तो ये शास्त्रार्थ के माध्यम से वहाँ पे क्या होता था, आपको डिग्री दी जाती थी या आपको उपाधि प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, इनकी उपाधियां क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम देखते हैं शिक्षण केंद्र। हम लोग देखते हैं अब वैदिक सभ्यता के शिक्षण केंद्र। तो वैदिक सभ्यता के शिक्षण केंद्रों में जो प्रमुख रूप से है वो मिथिला आपको जैसा कि पता है कि अगर आपने भारत का नक्शा देखा होगा, यदि आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो मिथिला ये वाला बेल्ट कहलाता है। ये जो बिहार में जो कटिहार वाला बेल्ट है ये मिथिला कहलाता था। तो मिथिला में जो शिक्षा का केंद्र था वो दूसरी चीज की माध्यम, यहाँ जो एजुकेशन का माध्यम था उस समय संस्कृत माध्यम हुआ करता था। वैदिक सभ्यता में जो शिक्षा का माध्यम था वो क्या था, संस्कृत था। और उस संस्कृत में ही पूरी विद्या या पूरा शिक्षण कार्य किया जाता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस संस्कृत भाषा में जो विद्या देने वाले जो संस्थान थे उसमें मिथिला प्रथम स्थान पे था। दूसरे नंबर पे तक्षशिला था। मिथिला जैसा कि मैंने बताया भगवान राम का ससुराल, तो मिथिला बिहार परिक्षेत्र में। तक्षशिला, ये तक्षशिला कांधार, काबुल कांधार जानते हैं आप, तो काबुल कांधार के क्षेत्र में पाया जाता स्थित था तक्षशिला। उसके बाद कैकेय प्रदेश, ये भी कैकेय प्रदेश यही फैजाबाद वाला बेल्ट लगाता है। उसमें काशी, ये कुछ वैदिक सभ्यता के शिक्षण केंद्र हैं जहाँ पे कि बहुत अच्छे प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। प्रयाग, यहाँ इलाहाबाद धरती जानते हैं आप, कन्नौज और अयोध्या। तो इस प्रकार से ये कुछ क्या थे, शिक्षण केंद्र थे जो वैदिक सभ्यता में ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र बिंदु रहे।
इसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का आधुनिक शिक्षा में क्या योगदान है। तो आधुनिक शिक्षा में वैदिक सभ्यता की बहुत आवश्यकता है इस समय, क्योंकि जो गुरु शिष्य संबंध हैं दिन पर दिन जो कि क्या होते जा रहे हैं, उसको कहते हैं कि इन प्रैक्टिस होते जा रहे हैं, मतलब फॉर्मल होते जा रहे हैं, फॉर्मलिटीज होती जा रही है। तो वैदिक सभ्यता की जो सबसे बड़ी आवश्यकता आज है वो है गुरु शिष्य संबंध को लेके। अर्थात अगर गुरु शिष्य संबंध को बनाए रखना है, अर्थात बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, तो उनके अंदर गुरु शिष्य का अंतर होना चाहिए। इस चीज़ हमको वैदिक शिक्षा सिखाती है। तो आज के आधुनिक शिक्षा पद्धति में वैदिक शिक्षा का योगदान है। आज के वैदिक शिक्षा में मैंने अभी बताया कि जो कॉन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह, वो वैदिक शिक्षा की देन है। और जो आत्मचिंतन जो लोग करते हैं, आत्म अनुभूति जिसे कहते हैं, विवेक, ये सब क्या किसकी किसकी देन है? ये सब वैदिक शिक्षा की देन है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज वैदिक शिक्षा का अंत हुआ। तो आज हमने वैदिक शिक्षा कंप्लीट की है। अगले टर्न पे मैं बौद्ध शिक्षा, उसके बाद मुस्लिम शिक्षा, इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।